Hello friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हमारे बिल्डिंग बाय लॉज एंड रूल्स के बारे में। ओके, जो भी हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज है उसमें जो भी हर डिफरेंट साइजेस होते हैं, रूम साइजेस वो कितने होने चाहिए। उसके बाद जो भी हमारी आर्किटेक्चर प्लानिंग है उसमें जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। जो भी रिक्वायरमेंट की साइट है उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन के रिगार्डिंग जो भी रूल्स हो, उसके बाद अलग अलग एरिया देखेंगे, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है। उसके बाद कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर आनी चाहिए गाइस। और ड्रेनेज और सैनिटेशन के हिसाब से आपको कौन सी बिल्डिंग के लिए आपको कितना रिक्वायरमेंट होती है, और एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन और ड्रेनेज के रिगार्डिंग। और एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ प्लान शेयर करूँगा। प्लान के जो भी हमारे बिल्डिंग प्लान है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रूम की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके जो भी कारपेट एरिया है, बिल्टअप एरिया है। ओके, जो भी लिविंग रूम है उसका जो भी साइजेस है मिनिमम कितना होना चाहिए। तो बहुत सारे प्लान हम डिस्कस करेंगे इसमें, जिससे आपके कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपको कुछ ओके आइडिया मिल जाएगी कैसे वर्किंग होती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे रूम साइजेस के बारे में। हमारे जो भी फ्लैट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, उसके जो भी साइजेस होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा हैबिटेबल रूम्स में उसकी साइज़ और हाइट के बारे में हम देखेंगे। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम इसमें पूरा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी बिल्डिंग बाय लॉज के जो भी स्क्वायर मीटर स्क्वायर या हाइट मीटर में जो भी इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करने वाला होगा। जैसे कि हैबिटेबल रूम्स में उसकी साइज़ मिनिमम चाहिए आपकी 9.5 स्क्वायर मीटर। ओके, मिनिमम 9.5 मीटर स्क्वायर चाहिए। उसके बाद उसके हाइट चाहिए 2.4 मीटर, नहीं उसकी 1 विड्थ चाहिए मिनिमम 2.4 मीटर, यानी कि आपकी 8 to 9 फीट की 9 फीट तो चाहिए गाइज। ओके, उसके बाद जो भी हैबिटेबल रूम है उसका अगर एरिया देखा जाए तो आप देख सकते हो इसमें मिनिमम आपको चाहिए 9 स्क्वायर मीटर के आसपास, और उसकी 1 विड्थ चाहिए 2.4 मीटर। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर हैबिटेबल रूम्स में आपने जो भी हाइट और साइजेस है यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि आपको मिनिमम एरिया चाहिए 9.5 मीटर स्क्वायर, हाइट इसकी 1 विड्थ चाहिए 2.4 मीटर। और उसके बाद अगर आप लो इनकम ग्रुप में या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हो तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट वो शुड नॉट बी लेस दैन 12.5 मीटर स्क्वायर और मिनिमम विड्थ 2.4 मीटर। ओके, तो ये एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज। ओके, तो आपको ये फॉलो करने हैं गाइज। ओके, इसके हाइट मिनिमम चाहिए नॉट शुड बी लेस दैन 2.75 मीटर, यानी कि 9 फीट से कम हाइट नहीं होनी चाहिए उसकी। ओके, तो ये मेन पॉइंट है गाइज, जो कि हैबिटेबल रूम्स में उसकी हाइट और जो भी आपका एरिया है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन प्लान, ये हमारा लाइन प्लान है गाइज। यहाँ पर टिपिकल 3 BHK फ्लैट के लिए है, और यहाँ हमारा 3D व्यू है, हमारा कट सेक्शन है 1 BHK फ्लैट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा हॉल, उसके बाद टेरेस एरिया, उसके बाद बाथरूम, उसके बाद जो भी हमारा किचन और बेडरूम, और उसके जॉइनिंग के लिए एक टॉयलेट बाथ दिया है। यहाँ पर आपको कारपेट एरिया जो भी है वो मिलना चाहिए गाइज 9.5 मीटर स्क्वायर के आसपास। ओके, मिनिमम एक फैमिली के लिए ज़रूरी है गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर को जानना है गाइज। तो ये सारी चीज़ें थी हैबिटेबल रूम्स के बारे में, उसकी साइजेस क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है। ओके, तो एज़ पर बिल्डिंग रूल्स और बायोलॉजी आपको फॉलो करने हैं गाइज।
तो हैबिटेबल रूम्स में हमारे रूम साइजेस के लिए आपको एक एक्सेप्शनल है गाइज। यहाँ पर आपको अगर होटल रूम या फिर एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसमें जो भी मैक्सिमम हाइट चाहिए आपके रूम साइजेस की वो चाहिए गाइज 4.2 मीटर के आसपास। उससे ज़्यादा नहीं चलेगी, उससे कम होगी तो भी चलेगी गाइज। अगर आपकी रेसिडेंशियल होटल, कमर्शियल बिल्डिंग है, 3 स्टार 4 स्टार होटल है, तो ये सारी चीज़ें गाइज जो कि आपको आनी चाहिए गाइज एक साइट इंजीनियर में, एक सिविल इंजीनियर को। तो यहाँ पर आपको कम से कम एरिया चाहिए 9.5 स्क्वायर मीटर। उसके बाद ये वेट चाहिए उसकी 2.4 मीटर। उसके हाइट चाहिए आपके रूम की 2.75 मीटर। बेसिकली गाइज कि आना चाहिए हर एक सिविल इंजीनियर को, हर एक साइट इंजीनियर को। उसके बाद हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में हम देखेंगे किचन की साइजेस कितनी होनी चाहिए गाइज। किचन में देखा जाए तो आपको किचन में चाहिए गाइज, किचन का जो एरिया है वो नॉट लेस देन 5.5 स्क्वायर मीटर। ओके, और उसकी मिनिमम वन साइडेड विड्थ होनी चाहिए 1.8 मीटर। ओके, यानी कि 6-7 फीट के आसपास उसकी विड्थ होनी चाहिए वन साइडेड। और इसका एरिया कम से कम 5.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए गाइज। अगर आपको डाइनिंग रूम अटैच होना है तो उसके लिए एरिया नॉट लेस देन 9.5 स्क्वायर मीटर और मिनिमम विड्थ चाहिए 2.5 मीटर अगर उसका डाइनिंग एरिया अटैच है तो। ओके, अगर अटैच नहीं हो तो आपको ये 5.5 और 1.8 का क्राइटेरिया पूरा करना है गाइज। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है गाइज। आप जब प्लान बनाते हो, आर्किटेक्चर प्लान बनाते हो, बिल्डिंग का 2D 3D प्लान बनाते हो, तो आपको इसेंशियल है गाइज कि किचन की साइजेस कौन सी लेनी चाहिए, आपके लिविंग रूम, बाथरूम, वाटर क्लोजेस की साइजेस कौन सी होनी चाहिए, कितने मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए कम से कम। ओके, तो आप जब इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल का प्लान बनाते हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही बनाना है गाइज कि उसकी हाइट कौन सी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद रूम्स का एरिया कितना होना चाहिए किचन में, बेडरूम में। ओके, तो WC में बाथरूम का एरिया मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा कितना होना चाहिए गाइज, ये सब सोच समझ कर ही आप प्लान बनाना गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, साइट इंजीनियर के लिए भी। तो गाइज उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी बाथरूम और वाटर क्लोजेट WC के जो मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। यहाँ पर देख सकते हो बाथरूम का एरिया शुड नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर, यानी विड्थ शुड बी मिनिमम 1.2 मीटर होनी चाहिए। आपका अगर बाथरूम का एरिया 1.8 मीटर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए उसमें। यहाँ पर देख सकते हो बाथरूम एरिया 1.8 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और उसकी एक विड्थ होनी चाहिए वो 1.2 मीटर होनी चाहिए। ओके, मिनिमम तो इतना होना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज के हिसाब से, जो कि आपको फॉलो करने जब आप प्लान बनाते हो, 2D प्लान, एलिवेशन बनाते हो, उसका जो भी हाइट भी आपको कंसिडर करनी होती है गाइज प्लान में। एलिवेशन में 3D वेव में 3D सेक्शन में आपको एलिवेशन की जो हाइट है वो भी कंसिडर करनी होती है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। यहाँ पर WC की मिनिमम साइज है 1.1 स्क्वायर मीटर, मिनिमम विड्थ है उसकी 0.9 मीटर यानी कि 3 फीट। ओके, अगर आपका कंबाइन है टॉयलेट बाथ तो आपको मिनिमम उसका जो एरिया है वो लेना है 2.8 स्क्वायर मीटर और उसकी मिनिमम साइड्स ऑफ विड्थ लेनी है 1.42 मीटर गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी गाइज एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, जो कि आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है गाइज एज ए सिविल इंजीनियर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। यहाँ पर आपने देखा कि हैबिटेबल रूम्स, किचन, जो कि उसके साइजेस होती है मिनिमम, मैक्सिमम, उसके हाइट जो भी मिनिमम आपको कंसिडर करनी है। ओके, उसके बाद जो भी WC बाथरूम के लिए साइजेस कौन सी कंसिडर करनी है गाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैंने डिस्कस की है। यहाँ पर आपने बाथरूम के साइजेस के बारे में देखा, मिनिमम अगर आपका अटैच हो तो 2.8 और उसका 1 डायमेंशन होना चाहिए 1.2 मीटर। अगर आपका सेपरेट टॉयलेट बाथ है तो उसका
WC के लिए 1.1 मीटर एरिया होना चाहिए और उसका विड्थ होना चाहिए 0.9 मीटर। उसके लिए आपको हाइट चाहिए गाइज, मिनिमम उसकी हाइट चाहिए 2.2 मीटर, यानी कि 7 फीट मिनिमम हाइट चाहिए गाइज उसकी। अगर आपके बाथरूम और टॉयलेट के लिए सीलिंग से मेजर किए तो ओके, लोएस्ट पॉइंट ऑफ सीलिंग से मेजर किए तो अदर रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज। जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हाइट, उसका एरिया कितना होना चाहिए, उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूडेड होती है यहाँ पर। मिनिमम साइज ऑफ बाथरूम्स एंड WC यहाँ पर दिए गए, इंडिपेंडेंट WC यहाँ पर 1.1, 1.3 बाई 1.2, 2 मीटर। तो फ्रेंड्स, आप जब बिल्डिंग प्लान्स बनाते हो, 3D व्यू बनाते हो, इसका कट सेक्शन बनाते हो, तब आपको ये चीज़ें एसेंशियल है जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर को। ओके, जब आप प्लान बनाते हो उसका रूम का साइजेस कितना होना चाहिए, ओके, उसके टेरेस में कितना एरिया देना चाहिए, किचन में कितना एरिया होना चाहिए, कारपेट एरिया कितना होना चाहिए कम से कम, उसके हाइट के जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज होती है गाइज, उसके हिसाब से आपको देनी होती है गाइज। ओके, उसमें हर एक रूम का साइजेस मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया है गाइज, उसकी हाइट दी है। उसके बाद जो भी बाथरूम है, टॉयलेट है, उसका 1 डायमेंशन फिक्स होता है। उसके बाद उसका एरिया भी आपको मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम तो आप कितना भी ले सकते हो, मगर मिनिमम आपको कितना क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो आपको पता होना चाहिए गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो कट सेक्शन है 2 BHK प्लान के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं गाइज, जो कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग होती है गाइज, उसके जो भी रूल्स है वो आज हम देखने वाले हैं गाइज। अगर आपके हाइट ऑफ बिल्डिंग जो भी रोड से कितनी दूर होनी चाहिए, ओके। उसके बाद जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिनिमम रोड विड्थ से आपका 1 एंड कॉर्नर है जो वहाँ से 63 to 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए गाइज। एंगल ऑफ लाइट मस्ट बी 63 और 45 डिग्री। ओके, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए गाइज। यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस, लाइट प्लेन, लाइट का रेज यहाँ से पास किया आपने तो जो भी हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपकी, फर्स्ट फ्लोर की एंडिंग और सेकंड फ्लोर की एंडिंग आप यहाँ पर समझ सकते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर कुछ टर्म्स भी दिए गए जो आकर देख सकते हो। अगर आपका रोड का विड्थ है जो 8 मीटर हुआ तो आपको जो भी उनके 1.5 टाइम्स इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग। अगर आपका 8 मीटर रोड है तो आपको जो बिल्डिंग की हाइट है गाइज वो आपको 1.5 टाइम्स उससे कम ही लेना है, यानी कि 12 मीटर के आसपास उसकी आपकी बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए गाइज। 1.5 टाइम्स होती है अप टू 8 मीटर रोड के लिए। इसी तरह आपको अगर 8 to 12 मीटर का रोड है तो आपको नॉट मोर देन 12 मीटर हाइट लेनी है गाइज। ओके, आपकी बिल्डिंग की हाइट होती है वो 12 मीटर से कम ही होनी चाहिए गाइज। ओके, तो वो हाइट ऑफ बिल्डिंग्स एंड विड्थ ऑफ रोड एड्स डिपेंड्स ऑन विड्थ। ओके, जो भी आपकी हाइट है वो डिपेंड्स है आपके रोड के विड्थ के ऊपर। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गई जो कि आपकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर आपका सेट बैक डिस्टेंस होता है गाइज, जो कि सेट बैक डिस्टेंस यानी कि अपना, इसे आप सेट बैक डिस्टेंस कह सकते हो, यानी कि अपना फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो बीच में का स्पेस है, हाइट के जो भी डिफरेंस है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेट बैक डिस्टेंस इसे बोला जाता है गाइज। ओके, अगर आपने प्लेन लाइट ऑफ रेस पास किए यहाँ से तो आपको एंगल मिलना चाहिए ऑपोजिट रोड से। ये आपका रोड ही समझ लो, यहाँ से जो अपोजिट साइड है रोड का वहाँ से आपको रे पास करना है और मिनिमम एंगल आपका 45 to 63 के बीच में होना चाहिए गाइस, उसके ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज, ये सारी रूल्स आपको समझ में आने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर एक साइट इंजीनियर के लिए, हर एक आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के लिए। यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस की आपको डेफिनेशन दी है गाइज। द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग में बी एक्सटेंड। ओके, यानी कि आपको सेंटर ऑफ अ रोड से जो भी प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग है वहाँ से आप जितना एक्सटेंड कर सकते हो वहाँ पर आपको सेटबैक डिस्टेंस मिल जाएगा गाइज वहाँ से। ओके, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि
फॉर विलेज रोड एंड मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी रेशियो ऑफ कॉलम 2 टू कॉलम 3 टू कॉलम 2। ओके, अगर विलेज रोड हो आपको तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अलग सेट बैक डिस्टेंस है, और अपना कॉलम 1 और 2 का जो डिफरेंस है रेशियो दिया है उन्होंने। ओके, यहाँ पर आपको इजी वे में समझना है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सेट बैक डिस्टेंस होता है गाइस, ये आपको अच्छी तरह से पार्किंग फ्यूचर अगर रोड वाइडनिंग हो सकता है इसलिए वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद व्हीकल की पार्किंग हो, पार्किंग स्पेस अवेलेबल होता है इससे। उसके बाद फ्री वेंटिलेशन, फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर मिलता है यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हो रोड वाइडनिंग इन फ्यूचर, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, और फ्री वेंटिलेशन के लिए आपको सेट बैक डिस्टेंस देना ज़रूरी है गाइस। वो आपको थिएटर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए 1.5 टू 1.67 टाइम्स ग्रेटर होता है गाइस। ओके, उससे ज़्यादा होता है 1.5 टू 1.67 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक बिल्डिंग रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से गाइस। जो कि आप अगर बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो ये सारी चीज़ें बेसिक है गाइस, जो कि आपको इम्पोर्टेंट आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की इस टेबल में, विलेज रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए आपको जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसका मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस है अपना जो भी 9 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए 15 मीटर, 24 मीटर और हमारा होता है 45 मीटर। और ये रेशियो आपको बाद में बताऊंगा ये रेशियो क्या है असलियत में। ये जो डिस्टेंस होता है गाइस, मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस, यानी कि आपको अगर फ्यूचर वाइडनिंग हो रोड का हो सकता है इसलिए आपको ये छोड़ना पड़ता है गाइस। 9 मीटर फॉर विलेज रोड, 15 मीटर फॉर MDR एंड 30 मीटर फॉर हमारे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के लिए गाइस, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे सेट बैक डिस्टेंस और हाइट ऑफ बिल्डिंग के बारे में गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपको जानना। उसके बाद जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज में हमारे जो भी वेंटिलेशन होते हैं शाफ्ट के लिए, आपके अगर बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है यानी कि आप, तो आपको 1.2 मीटर स्क्वायर का शाफ्ट देना है गाइस वेंटिलेशन के लिए। उसका 1 डायमेंशन जो होना चाहिए 0.9 मीटर होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर के 90 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, उसी तरह आपके हाइट अब 12 मीटर है, 18 मीटर है, 24 मीटर है, इसके हिसाब से आपको ये वेंटिलेशन ऑफ शाफ्ट देना है गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें वेंटिलेशन के, आपको एयर के वेंटिलेशन, सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए इसेंशियल होती है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी गाइस, जो कि मिनिमम एरिया और मिनिमम उसका 1 डायमेंशन दिया है शाफ्ट के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक साइट इंजीनियर के लिए समझना। उसके बाद है गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी में मेन फंक्शन है गाइस उसका, जो भी ओपन स्पेस है हमारे बिल्डिंग के आगे, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। अदर बिल्डिंग्स में आते हैं हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस, स्टोरेज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल सेट्स आते हैं उसमें, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आते हैं, हजार्डस बिल्डिंग्स आते हैं। उसके लिए अलग अलग टर्म्स है गाइस, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए हमारे बिल्डिंग के आगे, जो कि हमारे कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम डिटेल में देखने वाले गाइस कि आगे ओपन स्पेस आपको कितना देना चाहिए, मिनिमम कितना स्पेस ओपन स्पेस होना चाहिए गाइस। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए आपको ओपन स्पेस देना है गाइस, जो कि 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, नॉट बी लेस दैन 6 मीटर के आगे ही होना चाहिए होगा। मिनिमम आप 6 मीटर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिल्डिंग बायलॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, यहाँ पर मिनिमम आपको 6 मीटर जो ओपन स्पेस फ्रंट व्यू में होना चाहिए गाइस। उसके बाद आप लिए अगर असेंबली बिल्डिंग है तो वहाँ पर भी आपको फ्रंट शुड नॉट बी लेस दैन 12 मीटर। ओके, एंड आपको ओपन स्पेसेस शुड नॉट बी लेस दैन 6 मीटर। तो फ्रंट आपको 12 मीटर के आसपास होना चाहिए। उसके बाद ओपन स्पेसेस आपको 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको बिजनेस और स्टोरेज बिल्डिंग में देखा जाए तो ओपन स्पेसेस होना चाहिए उसको 4.5 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, उसके अंदर नहीं चलेगा।
नॉट लेस दैन 4.5 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइज, आज सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है गाइज बिल्डिंग रूल्स में बायलॉज में, अगर आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो कोई भी तो आपको ओपन स्पेसेस कितना देना चाहिए। अगर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 मीटर के आसपास हो तो आपको 4.4 मीटर मिनिमम देना चाहिए ओपन स्पेस। ओके, उसके ऊपर आपको हर एक मीटर के लिए आपको 0.20 मीटर बढ़ाना है ओपन स्पेस। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप, इंक्रीज टू द ओपन स्पेसेस 0.20 मीटर 0.25 मीटर फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 मीटर। ओके, अगर 17 मीटर होगी तो इसमें 0.25 मीटर ऐड करना, 18 मीटर हो गई तो प्लस 0.25, 19 प्लस 0.25, इस तरह आपको 0.25 मीटर हर एक मीटर के हाइट से ऊपर बढ़ाना है गाइस। 16 मीटर के लिए आपको 4 तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए ये रूल आपको इस्तेमाल करना है गाइस। जैसे कि हैज़ार्डस बिल्डिंग है, हैज़ार्डस बिल्डिंग में आपको सेम रूल एज पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए जो रूल्स है बिल्डिंग बाय लॉज में वही आपको इस्तेमाल करना है गाइस। ये सारे चीज़ें गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में ये हमारा सैम्पल के लिए कट सेक्शन है। जैसे कि आपको बिल्डिंग रूल्स इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग की साइजेस कौन सी होनी चाहिए, बेडरूम हॉल किचन की साइजेस कौन कौन सी होनी चाहिए गैस, उसके बारे में भी हम आज डिटेल में देखने वाले गैस। तो वीडियो एंडिंग तक देखना गैस, मिस मत करना, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे प्लिंथ एरिया में कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड होते हैं और कौन कौन से एरिया उसमें नहीं आते। प्लिंथ एरिया में हमारा इंक्लूड होता है गाइस एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट एंड प्रोजेक्शंस। ओके, उसमें जो भी प्लिंथ के प्रोजेक्शन है और ऑफसेट नहीं आते उसमें, मगर जो भी एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल्स वो आते हैं गाइस। ओके, इंटरनल शाफ्ट सैनिटरी इंस्टॉलेशन लेस दैन 2 मीटर स्क्वेयर इन द AC डक्ट्स एंड लिफ्ट्स। उसके बाद आते हैं पोर्चेस एंड द कैंटिलीवर प्रोवाइडेड। तो जो भी कैंटिलीवर है आपके वो प्लिंथ एरिया में आ सकते हैं गाइस, आते हैं वो एरिया ऑफ बरसात एट टेरेस। ओके, ये भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक बिल्डिंग बायलॉज और रूल्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लिंथ एरिया में आपको कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है और कौन कौन सी नहीं होती। यहाँ पर लॉफ्ट इंक्लूडेड नहीं होता। उसके बाद इंटरनल शाफ्ट जिसका साइज़ ग्रेटर दैन 2 मीटर स्क्वायर है वो प्लिंथ एरिया में नहीं इंक्लूडेड होता। उसके बाद जो भी अनक्लोज बालकनी आपकी ओपन बालकनी हो तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होती। उसके बाद टावर्स डोम्स एंड लेस दे फ्रॉम अ स्टोरी। उसके बाद आर्किटेक्चर बर्न्स एंड कॉर्नेसिस। उसके बाद वर्टिकल सब ब्रेकर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं करनी है गाइस। ओके, तो ये सारी थी हमारे प्लिंथ एरिया के बारे में, जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आती है इन प्लिंथ एरिया गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे फ्लोर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है और कौन कौन सी नहीं आती। फ्लोर एरिया यानी कि अपना जो भी प्लिंथ एरिया माइनस वॉल, इसको आप कारपेट एरिया भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर आप कारपेट एरिया भी उसको बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, डोर्स अदर ओपनिंग ये आती है गाइज। ओके, इंटरनल पिलर्स सपोर्ट प्लास्टर अलॉन्ग द वॉल्स एक्सीडिंग 300 मीटर स्क्वायर। तो प्लास्टर अलॉन्ग द वॉल्स ये भी चीज़ें वहाँ पर आती है फ्लोर एरिया में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती गाइज, यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टर अलॉन्ग वॉल्स लेस दैन 300 मीटर स्क्वायर एरिया। उसके बाद फायर प्लेसेस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ वॉल। तो ये सारी चीज़ें थी फ्लोर एरिया के बारे में गाइज, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लिंथ एरिया है, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया। ओके, FSI। उसके बाद देखेंगे हमारे बिल्टअप एरिया, यानी कि जो भी आपका फ्लोर का एरिया कवर होता है उसे हम बिल्टअप एरिया कहते हैं गाइज। इट इंक्लूडेड एवरीथिंग कवर्ड अंडर द रूफ एरिया ऑक्युपाइड बाय द बालकनी स्टेयरकेस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया।
ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर बस आपको बालकनीज और स्टेयर केस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया। बालकनीज एंड स्टेयर केस का जो सेक्शन है कॉमन एरिया, आपको वो बिल्टअप एरिया में नहीं लेना है गाइस। तो ऐसी थी हमारे बिल्टअप एरिया, जो कि ऑल फ्लोर्स इंक्लूडेड होती है, ऑल फ्लोर्स का एरिया वहाँ पर कवर किया जाता है आपको। FSI यानी कि आप देख सकते हो कि ऑल फ्लोर एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे आगे FAR यानी FSI। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर जो भी कारपेट एरिया है इसमें आप देख सकते हो, कारपेट एरिया यानी कि आप जहाँ पर कारपेट देख सकते हो, कारपेट यहाँ पर हो सकता है। कारपेट एरिया में अपना कौन कौन सा नहीं आता है। कारपेट एरिया यानी कि अपना यूजेबल रूम का जो भी एरिया है गाइज, उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। जहाँ पर आप कारपेट फैला सकते हो वहाँ पर, यानी कि यूजेबल रूम का जो भी एक्चुअल एरिया है यूजेबल, उसका हम कारपेट एरिया कहते हैं गाइज। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती गाइज, सैनिटरी एकोमोडेशन, वरांडास, कॉरिडोर, पैसेजेस, स्टोर फॉर बिल्डिंग, डोमेस्टिक बिल्डिंग, स्टेयर केसेस, शाफ्ट फ्रॉम लिफ्ट, गार्बेज, एयर कंडीशंस, डक्ट, प्लांट, ये सारी चीज़ें कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं होती गाइज। ओके, नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइज हमारा FSI, यानी कि FAR भी बोला जाता है, फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर इंडेक्स रेशियो भी बोला जाता है उसे। तो दोनों सेम एक ही टर्म्स है गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप, फ्लोर एरिया रेशियो यानी FSI यानी बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय हमारा प्लॉट एरिया। तो ये मेन फॉर्मूला है गाइज, बिल्टअप एरिया आपने जितने भी फ्लोर्स है उनका एरिया का एडिशन करना है आपको, और डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। आपके जो भी रूल्स है, बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज, आपके जो भी सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग होते हैं। ओके, उसके हिसाब से आपको जो भी आप PWD इंजीनियर है या आपको एज अ रजिस्टर इंजीनियर है, तो आपको ये इसकी जो भी रूल्स है आपको वो मेट्रो सिटीज़ में जो भी नगर पालिका है, महानगर पालिका है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइज। ओके, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अलग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग के अलग अलग FSI होते हैं गाइज। 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2 ऐसे FSI आपको प्रोवाइड करने रहते हैं गाइज। आज पर आपके एरिया के जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, बिल्डिंग बायलॉज है, उसके हिसाब से आपको वो जो बिल्डिंग के रूल्स है गाइज, उसके हिसाब से आपको FSI प्रोवाइड करना रहता है। एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज, जो कि FSI आज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी ही होना चाहिए। उसका फार्मूला तो देखा आपने, बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। ओके, अगर आपने प्लॉट एरिया को FSI से मल्टीप्लाई किया तो अपना जो भी कंस्ट्रक्शन करना है घर का बिल्टअप एरिया, वो आपको निकल के आ जाएगा गाइज। ये FSI आपको मिल जाएगा आपने जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में, आपके जो भी पब्लिक फोर्स डिपार्टमेंट है वहाँ से। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी हमारी, जो कि हर एक बिल्डिंग में होनी चाहिए, हर एक प्लान में, बिल्डिंग प्लान में, अपार्टमेंट में होनी चाहिए गाइज। ओके, बिल्डिंग बायलॉज में हमारा प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया जिसमें होता है, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कारपेट एरिया देखना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कारपेट यानी कि अपना जो भी मिडल का स्पेस है उसे आप कारपेट एरिया कह सकते हैं गाइज। जहाँ पर एक्चुअल यूजेबल एरिया है उसे आप कारपेट एरिया कह सकते हो गाइस। उसके बाद फ्लोर एरिया में आपने जो भी फ्लोर एरिया में अपना वॉल्स का इंक्लूडेड होता है गाइस। ओके, डोर, इंटरनल पिलर, सपोर्ट, प्लास्टर अलोंग द वॉल्स एक्सीडिंग 300 mm स्क्वायर का प्लास्टर है, मीटर स्क्वायर का प्लास्टर है, तो वो भी इंक्लूडेड होता है गाइस फ्लोर एरिया में। कारपेट एरिया में आपको यहाँ पर देख सकते हो कि कारपेट एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है। उसके बाद मेन पार्ट है गाइस बिल्डिंग रूल्स और बायलॉज का, हमारा जो बिल्डिंग लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस के बारे में। कंट्रोल लाइंस जो लाइंस होती है गाइस, जो कि बिल्डिंग लाइंस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्डिंग लाइंस है। उसके बाद सेट बैक डिस्टेंस है, हमारे जो भी रोड्स है उसका बीच में का हमारे दो बिल्डिंग्स में का डिस्टेंस है, उसमें सेंटर लाइन से आपको जो भी सेट बैक डिस्टेंस चाहिए वहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंग लाइंस और सेंटर लाइंस में। बिल्डिंग लाइंस ए लाइंस होती है गाइस, जहाँ पर आप देख सकते हो कि
It is a line up to which the plinth area of a building adjoining from the center of the street and extension of the street in the future may lawfully extend. It is called the setback distance और बिल्डिंग लाइन्स। तो गाइज इसे बिल्डिंग लाइन्स कहा जाता है। आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो बिल्डिंग लाइन्स होती है हमारे कंट्रोल लाइन्स के कम होती है गाइज। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि बिल्डिंग लाइन्स और होती है जो कि एडजॉइनिंग, जो भी हमारे रोड से उसके सेंटर से जो भी सेटबैक डिस्टेंस है उसे आप बिल्डिंग लाइन्स कहते हैं गाइज। ओके, रोड से सेंटर से और हमारे बिल्डिंग के एक्सटेंशन से। यहाँ पर आपने अगर कंट्रोल लाइन्स के बारे में देखा जाए तो कंट्रोल लाइन्स भी आपकी जो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी कंट्रोल लाइन्स है यहाँ पर इन सच एज सिनेमा हॉल्स, फैक्ट्री, कमर्शियल बिल्डिंग विच इज जनरली ओवर क्राउडेड एरिया होता है हमारा, उसके जो भी फर्दर डिस्टेंस आपको छोड़ा जाता है अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग लाइन्स, उसे हम कहते हैं, जो कि कंट्रोल लाइन्स कहते हैं उसे। तो ये थे हमारे बिल्डिंग लाइन्स और कंट्रोल लाइन्स में। यहाँ पर आप टेबल देख रहे हो, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। ओपन स्पेस, रिबन डेवलपमेंट एंड एक्चुअल लिमिट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन्स, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR, VR, विलेज रोड्स, बिल्डिंग लाइन्स, ओपन एंड एग्रीकल्चर जोन। यहाँ पर रिबन डेवलपमेंट अलॉन्ग द अप्रोचेस, यहाँ पर बिल्डिंग लाइन्स एंड कंट्रोल लाइन्स दो डिवाइड किए यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्डिंग लाइन्स एंड कंट्रोल लाइन्स। ओके, यहाँ पर नेशनल हाईवे से आप दूर हो तो आपको 30 मीटर की बिल्डिंग लाइन्स होनी चाहिए और कंट्रोल लाइन्स होनी चाहिए 56 मीटर की। उसके बाद MDR में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपसे घर के पास से गया हो तो आपको 24 मीटर आपको रोड से सेंटर से लेके आपको छोड़ना है गाइज, जो कि 24 मीटर आता है और 45 मीटर आपको कंट्रोल लाइन चाहिए उसकी। तो ये सारी चीज़ें आती है गाइज बिल्डिंग लाइन्स और कंट्रोल लाइन्स में। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, जो कि बिल्डिंग लाइन्स और कंट्रोल लाइन्स के एक मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टेबल है, यहाँ पर जो भी बिल्डिंग लाइन है वो कंट्रोल लाइन से कम है गाइज। ओके, यानी कि आपके जो भी बिल्डिंग लाइन्स है जो रोड के सेंटर से नापी जाती है गाइज बिल्डिंग लाइन्स, और जो भी कंट्रोल लाइन्स है यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ तक आपका कंट्रोल है बिल्डिंग का, वहाँ तक आप जब व्हीकल या पार्किंग स्पेस है वहाँ पर आप कंट्रोल लाइन्स ले कर जा सकते हो गाइज, उसे हम कंट्रोल लाइन्स कहते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या फिर आपकी जो भी कमर्शियल स्पेसेस है वहाँ पर कंट्रोल लाइन ज़्यादा होती है गाइज, यानी कि वहाँ पर पार्किंग स्पेसेस के लिए एरिया ज़्यादा लगता है, उसे हम कहते हैं कंट्रोल लाइन्स का जो भी एरिया है वो बिल्डिंग लाइन्स के एरिया से ज़्यादा होता है गाइज नॉर्मली। उसके बाद इलेक्ट्रिकल लाइन्स में जो भी आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा गाइज। ओके, यानी कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इसका जो भी सर्विस लाइन है हाई वोल्टेज या लो मीडियम वोल्टेज के लिए आपको 1.2 मीटर की अलाउंस दिया है गाइज, अलो कर सकते हो उसको। अगर आपकी बालकनीज वरांडा उसके बीच में आ रहे हो तो वो अलाउ कर सकते हो उसमें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती है गाइज बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में, जो कि इलेक्ट्रिकल लाइन्स अगर आपके साइड से कोई ऊपर या फिर साइड से जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि वर्टिकली 3.7 मीटर अगर हाई वोल्टेज हो तो, यानी हॉरिजेंटल उसका 2 मीटर ही मिलेगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर ध्यान में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है गाइज आपके लिए। बाद में फ्यूचर में इसका बहुत कुछ प्रॉब्लम अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए इन्होंने जो भी मिनिमम क्लियरेंस दिया है गाइज, मिनिमम क्लियरेंस फॉर जो भी स्पेसिफाई किया है उन्होंने, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि लो और मीडियम वोल्टेज के लिए आपको 2.5 मीटर वर्टिकल हाइट अलो कर सकते हो, मिनिमम क्लियरेंस इतना तो होना चाहिए गाइज। ओके, और हाई वोल्टेज के लिए 3.7 मीटर वर्टिकली डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल आपका 2 मीटर डिस्टेंस चलेगा गाइज। ओके, मिनिमम क्लियरेंस इतना तो होना चाहिए गाइज, इतना अलो हो सकता है हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में। जो भी आपकी बालकनीज है, वरांडाज है,
शुड नॉट बी गिवन, ओके, नॉट बी इसके साइड में नहीं आना चाहिए, उसमें दोनों में अंतर 2 मीटर तो होना चाहिए, 2 मीटर 1.2 मीटर, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्डिंग्स रूल्स और बाय लॉज में मिल जाएगी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद देखेंगे गाइस हमारे साइज़ ऑफ प्लॉट के बारे में। अगर आपको जो भी साइजेस होते हैं प्लॉट के, वो आपको अगर रो हाउसेस बनाना है तो आपको 50 to 125 मीटर स्क्वायर का प्लॉट चाहिए। उसमें आपका फ्रंटेज चाहिए, वेट के लिए वेट चाहिए मिनिमम 4.5 to 8 मीटर, जो कि बेसिक होता है रिक्वायरमेंट एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज। फॉर मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट इन अ रेसिडेंशियल जोन इज 50 स्क्वायर मीटर, ओके। 50 स्क्वायर मीटर कम से कम होना चाहिए रेसिडेंशियल जोन में अपना जो भी साइट होता है प्लॉट का है। उसमें 3 में डिवाइड किया है, सेमी डिटैच, डिटैच। इसमें प्लॉट एरिया और मिनिमम वेट कितने होने चाहिए यहाँ पर उन्होंने दिए गाइज। अगर आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हो रेसिडेंशियल जोन में, कमर्शियल जोन में, तो आपको ये रूल से आपको फॉलो करने होंगे गाइज, ओके। इसमें होता है रो हाउसेस, सेमी डिटैच बिल्डिंग और हमारा डिटैच बिल्डिंग 125 to 250। अगर आपको सेमी डिटैच करना है तो इतना तो एरिया मिनिमम चाहिए गाइज। उसके बाद मिनिमम वेट चाहिए 8 to 12 मीटर। अगर आपको डिटैच बिल्डिंग चाहिए तो मिनिमम 250 मीटर स्क्वायर और फ्रंटेज चाहिए उसका 12 मीटर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें गाइज हमारे आती है बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जो कि बेसिक नॉलेज है गाइज, ओके। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें प्लॉटिंग में। इसमें अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए गए, जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन में विड्थ ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 50 मीटर एंड साइज ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 300 स्क्वायर मीटर। तो इंडस्ट्रियल जोन्स हो आपका तो विड्थ चाहिए आपको 50 मीटर से कम नहीं चाहिए और उसका एरिया चाहिए आपको 300 स्क्वायर मीटर। और अदर बिल्डिंग के लिए जैसे कि अपना सिनेमा हॉल हो, एक कार्यालय हो, अपना कोई पेट्रोल पंप स्टेशन हो, तो इसके लिए अलग अलग रूल्स है गाइस। जैसे कि बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपको सिनेमा हॉल्स में अगर 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सिनेमा हॉल में पर सीट के हिसाब से 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से, ओके। अगर आपको मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट चाहिए, आपको कोई प्रोग्राम कार्यालय के लिए 1000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम होना चाहिए गाइस। यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशल हाउसिंग स्कीम, अगर आपको कोई लो इनकम ग्रुप है तो आपको इकोनॉमिकल वीकर क्लास है आपका, तो अगर आपको मिनिमम प्लॉट साइज चाहिए वो 20 स्क्वायर मीटर और मिनिमम वेट चाहिए उसका 3.6 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आपने देखा कि रोज के लिए चाहिए आपको 50 to 125 स्क्वायर मीटर एरिया प्लॉट के लिए और 4.5 to 8 मीटर इसका वेट चाहिए। अगर आप वो इकोनॉमिकल वीकर जोन में हो, सोसाइटी में हो, तो आपको जो भी मिनिमम अपना वेट चाहिए 3.6 मीटर और अपना मिनिमम एरिया चाहिए प्लॉट का 20 स्क्वायर मीटर। ये सारी चीज़ें हमारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड बाय लॉज में आती है गई, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्डिंग बाय लॉज एज पर रेगुलेशन आपको मीन ऑफ एसेस यानी कि आपका रोड कितना होना चाहिए एज पर आपकी बिल्डिंग 2 स्टोरी हो 3 स्टोरी हो, तो आपका मीन ऑफ एसेस उसका विड्थ और लेंथ कितना होना चाहिए, यानी कि आपका रोड जो भी स्ट्रीट हो रोड हो उसकी साइजेस कितने होने चाहिए एज पर बिल्डिंग्स। तो आपको यहाँ पर दिखा है आपको क्लियर वे इट नॉट लेस देन 3.6 मीटर। अगर आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो आपको रोड चाहिए वो 3.6 मीटर का चाहिए गाइस मिनिमम। अगर आपको 3 स्टोरी के अबो बिल्डिंग है तो आपको 5 मीटर का रोड वे चाहिए, ओके। मीन ऑफ एसेस यानी कि आपको जो भी आपका रास्ता है रोड से स्ट्रीट है हमारा आपके आगे वाले बिल्डिंग का, आगे बिल्डिंग के आगे का, तो आपको इतना मिनिमम चाहिए 3.6 मीटर का फॉर 3 स्टोरी, 5 मीटर फॉर 5 स्टोरी, हाँ 3 स्टोरी। अब
तो यहाँ पर हमने देखा बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में यहाँ पर कि मेन ऑफ एक्सेस यानी कि जो भी हमारा रोड्स है स्ट्रीट है, अगर आपकी स्टोरी 3 स्टोरी के ऊपर बिल्डिंग है तो आपको मिनिमम 5 मीटर का एक्सेस चाहिए। और अगर आपकी बिल्डिंग 3 स्टोरी है तो 3 स्टोरी अप टू 3 स्टोरी यानी कि 3 स्टोरी 2 स्टोरी है 3 स्टोरी है, वहाँ आपके जो रोड का विड्थ चाहिए आपको वो 3.6 मीटर चाहिए गाइस। इसे बोलते हैं हम मेन ऑफ एक्सिस। ओके, यहाँ पर मेन ऑफ एक्सिस के लिए आपको चाहिए इसका लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में और अदर बिल्डिंग में दोनों में हम कंपेयर करने वाले गाइस, तो एंडिंग तक देखना गाइस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेन ऑफ एक्सिस में हमारे जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें अगर आपकी रोड की विड्थ 6 मीटर है तो आपको 75 मिनिमम लेंथ तो होनी चाहिए उसकी। ओके, मीटर में द विड्थ एंड द लेंथ रिक्वायरमेंट विच शुड बी गिवन, ये लेंथ के लिए आपको इतना विड्थ होना चाहिए। अगर आपकी विड्थ 7.5 मीटर है तो आपको लेंथ चाहिए 150 मीटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपकी अदर बिल्डिंग्स में आती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थिएटर्स, सिनेमा हाउसेस, असेंबली हॉल्स, स्टेडियम, एजुकेशनल बिल्डिंग, मार्केट्स, अदर बिल्डिंग्स में ये सारी बिल्डिंग्स आती है जिसका विड्थ आप देख सकते हो और जिसका लेंथ ऑफ मेन ऑफ एक्सेस के लिए। इसमें आप पाथवेज के लिए आपके जो भी पैदल चलते हो वॉक के लिए आपको जो भी मिनिमम तो 1.5 मीटर इसका विड्थ होना चाहिए यानी फॉर एनी पाथवे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप मिनिमम सेटबैक इज़ 2 मीटर बिटवीन द एजेस ऑफ पाथवे एंड द फ्रंट वॉल ऑफ बिल्डिंग, तो 2 मीटर का आपको मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस देना है उसको, जो कि आपको चलने के लिए आए, पाथवेज को ही बोलते हैं आप। ओके, तो ये सारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशन है गाइज, ये सब पढ़ने तो नहीं वाला हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बताने वाला हूँ गाइज। यहाँ पर देखा आपने कि मीन्स ऑफ एक्सेस के लिए कितना विड्थ और लेंथ चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग और हमारे कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर ओपन स्पेसेस विथ इन अ प्लॉट, ओपन स्पेस के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है गाइज। ओपन स्पेस फॉर फ्रंट, रियर एंड साइड मार्जिन के लिए आपको ये हाइट के ऊपर डिपेंड होता है गाइज, यानी कि आपको हाइट के ऊपर उसका जो भी ओपन स्पेस देना हो आपको प्लॉट के लिए, इसका विड्थ अगर निकालना हो तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला है 3 + h/10 / 3, यानी कि h हो गया हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग्स। अगर आपको हाइट 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर है, लेस दैन 25 मीटर है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो गाइस। ओके, यहाँ पर आपको विड्थ ऑफ स्पेस ओपनिंग मीटर में चाहिए, मीटर में ही मिलेगा वो। इसका फार्मूला है 3 + h/10 / 3, ये यानी कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग गाइस। इससे आपको ओपन स्पेस जितना चाहिए वो मिल जाएगा, इसकी विड्थ मिनिमम कितनी चाहिए वो। तो ये तो हुआ गाइस ओपन स्पेस विद अ प्लॉट। अगर आपको फ्रंट ओपन स्पेस चाहिए तो आपको मिनिमम फ्रंट ओपन स्पेस के लिए इन्होंने एक टेबल दिया है उन्होंने, यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट जो डिपेंड्स विड्थ ऑफ रोड के लिए ऊपर डिपेंड है हमको फ्रंट ओपन स्पेस कितना देना है। अगर आपको रोड का विड्थ है 7.5 मीटर तो आपको 1.5 मीटर का ओपन स्पेस देना पड़ेगा गाइस, मिनिमम दे सकते हो आप उसे मिनिमम 1.5 मीटर। अगर आपको स्ट्रीट का जो फ्रंट रोड का विड्थ है 7.5 मीटर या 18 मीटर तो आपको 3 मीटर उसका आपके बिल्डिंग का फ्रंट ओपन दे सकते हो। इसी तरह आपको अबाउट 30 है तो आपको 6 मीटर का भी फ्रंट दे सकते हो, यानी कि आप हाईवेज MDR MDH ओके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हो उसको, हाईवेज के तरफ से जा रहे हो तो आप इतना भी ओपन स्पेस दे सकते हो हमारे बिल्डिंग में। आपने ओपन स्पेसेस देखा, यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए फ्रंट ओपन स्पेसेस के लिए यहाँ पर आपने एक टेबल देखा गाइज। उसके बाद जो भी आपकी अगर यहाँ पर 7 मीटर हाइट और बिल्डिंग के तभी आप इस स्पेस के लिए अवेलेबल हो गाइज एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन।
ये 7 मीटर बिल्डिंग के लिए ही अप्लाई होता है, अप टू 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसी तरह आपको रियर ओपन स्पेस और साइड ओपन स्पेस के लिए भी रूल्स है गाइज। एवरी बिल्डिंग हाइट लेस देन 10 मीटर एंड रियर ओपन स्पेस ऑन एवरेज विड्थ इज 3 मीटर। No case measuring less than 1.8 meter except back to back building clear margin should be average 3 मीटर। तो इन एवरेज आपको 3 मीटर का रियर मार्जिन देना होता है गाइज हर एक बिल्डिंग में, हर एक प्लॉट में। अगर आपका कॉर्नर साइज का प्लॉट हो जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर हो तो इसका जो 2.4 मीटर, तो रियर ओपन स्पेस ने देगा कि अगर आपको 2.4 मीटर का मिनिमम एरिया देना है उसको, रियर ओपन स्पेस की विड्थ उतनी होनी चाहिए गाइज। अगर आपका एरिया कॉर्नर प्लॉट में हो 300 मीटर स्क्वायर का एरिया हो तो। साइड ओपन स्पेस के लिए भी एक रूल्स है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो डिटैच और सेमी डिटैच के लिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने। अगर डिटैच हो तो आपका जो भी मिनिमम साइड ओपन स्पेस होता है वो 3 मीटर फॉर बोथ साइड होता है। अगर आपको सेमी डिटैच हो तो वन साइड ही आपका रहेगा जो कि 3 मीटर ऑन एवरेज आपको 3 मीटर देना है, छोड़ना है उसका विड्थ। ओके, दोनों तरफ से। और रो हाउसेस के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। बिल्डिंग बायलॉज रूल्स आपको पता होने चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे गाइस, बिल्डिंग बायलॉज थे। इसमें और एक पॉइंट है गाइस जो कि आपको साइड एंड रियर मार्जिन, रियर ओपन स्पेसेस कितने देने हो, कितने मीटर का देना है। अगर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर, 20 मीटर, 15, 18, 21 मल्टीपल ऑफ 3 दिया है, ओके, यहाँ पर 30 तक, उसके जो भी साइड मार्जिन है आपकी साइड जितना एरिया छोड़ना है आपको वो 3 मीटर है गाइस। ओके, अगर आपकी हाइट 10 मीटर है तो आप 3 मीटर की साइड मार्जिन या फिर रियर ओपन स्पेस उसको प्रोवाइड कर सकते हो एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपकी हाइट 15 मीटर है उसके लिए 5 मीटर, 18 मीटर है तो आप 6 मीटर, 21 है तो आप 7 मीटर, 24 है तो आप 8 मीटर। तो इस तरह आप अपना साइड मार्जिन और रियर ओपन स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो बिल्डिंग के लिए एज पर डिपेंड ऑन हाइट ऑफ बिल्डिंग्स गाइज। तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी थी हमारी साइड और रियर मार्जिन के बारे में। हाइट ऑफ बिल्डिंग जितनी है उतने आपको इसके ऊपर डिपेंड है, हाइट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर, कि आपको साइड और रियर मार्जिन कितना छोड़ना चाहिए गाइस। उसके बाद इंटीरियर कोर्टयार्ड, वेंटिलेशन से आप ओके, उसका जो पार्ट है गाइस वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वेंटिलेशन कितना देना चाहिए एक बिल्डिंग के लिए। इंटीरियर अगर आपको ओपन स्पेसेस देना हो तो कितने मीटर का होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइज एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को, तो ज्वाइन कर लो गाइज। और हम कुछ प्लान डिस्कस करने वाले हैं एंडिंग में, तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइज। एंडिंग में कुछ प्लान डिस्कस करेंगे, 3D व्यू डिस्कस करेंगे हमारे। ओके, तो फ्रेंड्स एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए और एक आर्किटेक्ट के लिए भी। जब आप प्लान बनाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको इन बैक ऑफ माइंड होनी चाहिए गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको ड्रेनेज और सैनिटेशन के बारे में देखा जाए तो अगर आप जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल शॉप्स और होटल्स जो भी प्लान बनाते हो गाइस तो इसके हिसाब से ही बनाना गाइज। वाटर सप्लाई जो कि आपको ड्रेनेज एंड सैनिटेशन का प्लान भी बनाना होता है गाइज, एमएपी इंजीनियर, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल प्लानिंग, प्लम्बिंग और मैकेनिकल वर्किंग का प्लान बनाते हो। एमएपी इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल प्लान्स, प्लम्बिंग प्लान्स बनाते हो तो एज पर ड्रेनेज एंड सैनिटेशन जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज के हिसाब से आपको प्लान बनाना है, उसका शेड्यूल करना है गाइज। तो गाइज हर एक बिल्डिंग के लिए ड्रेनेज और सैनिटेशन इम्पोर्टेंट है गाइज। ओके, जो कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको 6 मिनिमम रिक्वायरमेंट है गाइज जो कि आपको हर एक बिल्डिंग में वाटर सप्लाई के लिए देना जरूरी है गाइज। हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है गाइज। जैसे कि आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखा जाए तो 135 लीटर्स पर हेड पर डे के हिसाब से आपको सप्लाई होना चाहिए। बाथरूम मिनिमम 1 हो चाहिए,
WC1 चाहिए, सिंक 1 चाहिए गाइस। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन 1 फॉर एवरी 100% सॉरी, वो WC1 फॉर एवरी 25%, वॉश बेसिन 1 फॉर एवरी 25%। तो ये रिक्वायरमेंट है गाइज मिनिमम, जो कि आपको प्रोवाइड करनी है जब आप प्लान बनाते हो, जब आप उसका प्लानिंग करते हो तब। उसके बाद देखा जाए तो ये तो है हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिसेस के लिए। उसके बाद होटल में देखा जाए तो WC आपको 1 पर 100 मेल्स, ओके, एंड 2 पर 200 फीमेल्स, तो सेम ही हो गए। 1 पर 100 पर्सन बनाना है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होता है गाइज। उसके बाद यूरिनल्स 1 पर 50 मेल्स, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज। इसके पहले भी हमने रूम के साइजेस के बारे में देखा है, हर एक रूम की साइजेस कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्क्वायर मीटर एरिया कितना होना चाहिए गाइज। वो हाउस इसके पहले वीडियोस में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी आपको, बहुत कुछ वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगा गाइज। तो गाइज यहाँ पर ड्रेनेज एंड सैनिटेशन के बारे में और देखा जाए तो ये तो देखा हमने रेसिडेंशियल कमर्शियल होटल्स में। अगर आपने यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ पर एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है 1 WC फॉर जो भी 35 पीपल्स, 45 लीटर्स फॉर हेड पर डे के हिसाब से, ओके। उसके बाद हॉस्पिटल में आपको 1 पर 8 बेड WC चाहिए, बेसिन, वॉश बेसिन चाहिए 2 फॉर 30 बेड्स। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है गाइज। यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अगर आपको ये बुक्स PDF फाइल में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो गाइज, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको इसकी ई-बुक में मेल कर दूंगा गाइज, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि रिक्वायरमेंट चाहिए गाइज, जो कि आप जब प्लान बनाते हो तो कि इम्पोर्टेंट होती है गाइज। तो फ्रेंड्स, एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट रूल्स है गाइज वाटर एंड सैनिटेशन के, ड्रेनेज सप्लाई एंड सैनिटेशन वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल के लिए देखा जाए तो 1 फॉर 25 मेल्स एंड WC फॉर 15 मेल्स। उसके बाद यूरिनल्स वाटर सप्लाई जो भी 45 लीटर्स पर डे पर हेड चाहिए, आपको प्रोवाइड करना चाहिए गाइज। उसके बाद WC, यानी कि आप जब WC बनाते हो एक बिल्डिंग के लिए, एक कोई भी प्लान के लिए, तब आपको ये रिक्वायरमेंट देना ज़रूरी है गाइज। एक फैमिली के लिए एक टॉयलेट बाथ WC मिनिमम तो होना चाहिए। 1 पर्सन आपको जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है 135 लीटर्स पर हेड पर डे के हिसाब से देना चाहिए गाइज, जो कि एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, ओके। तो फ्रेंड्स, ये सारी थी हमारी वाटर सप्लाई और जो भी ड्रेनेज सिस्टम है हमारी, उसके लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वाटर सप्लाई, यूरिनल्स, WC, वॉशरूम, बेसिन, वॉश बेसिन, बाथरूम की, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ठीक है, जो कि आपको प्रोवाइड करनी होती है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। उसके बाद देखेंगे हमारी जो भी पार्किंग ऑफ व्हीकल्स है गाइज, उसके हिसाब से आपको जो भी पार्किंग लॉट से, पार्किंग ऑफ नंबर्स ऑफ स्कूटर, साइकिल, कार से, उसके भी आपको एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज, जो कि ओपन स्पेस कितना होना चाहिए आपको, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल बिल्डिंग, आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, उसके बाद मार्केट, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, प्लॉट्स। तो ये सारे टेबल से गाइज, जितना कम से कम कारपेट एरिया के ऊपर आपको कितनी पार्किंग अवेलेबल होते हैं गाइज एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। तो फ्रेंड्स, पार्किंग में देखा जाए तो यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मल्टी फैमिली हाई राइज बिल्डिंग है, तो मल्टी फैमिली रेसिडेंस करेगी वहाँ पर। 1 पार्किंग फॉर एवरी पार्किंग स्पेस फॉर एवरी फैमिली, ओके। नंबर ऑफ कार, नंबर ऑफ स्कूटर, नंबर ऑफ साइकिल, तो एज़ पर डिपेंड ऑन कारपेट एरिया गाइज, वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेस्टोरेंट, लॉजिंग, एवरी 5 गेस्ट रूम में 1 पार्किंग तो होनी चाहिए, कार के लिए 2, स्कूटर के लिए 4। तो ये एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज, ये हमें आपने खुद से नहीं किया है मैंने टेबल, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज, जो कि आपको जब आप प्लान बनाते हो तो अब आपको प्रोवाइड करनी होती है गाइज, ओके।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं बोलने नहीं वाला हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही मैं आपको आपके साथ कवर करने वाला हूँ गाइज। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइज, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, ई टेंडरिंग सिस्टम, जीआर, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइज। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कुछ टिपिकल प्लान्स है, यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी एंट्रेंस है, उसके बाद किचन, ड्राई बालकनीज, लिविंग रूम। तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है गाइज, बेडरूम के लिए, हॉल के लिए, किचन के लिए, हमारे ड्राई बालकनी, टॉयलेट के लिए। ओके, यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर जो भी ड्राइंग हॉल, किचन है, एंट्रांस, बेडरूम, इसका जो कॉम्बिनेशन है गैस, एक तो इसका एस्पेक्ट रेशियो, इसकी ओपनिंग या फिर इसका एयर वेंटिलेशंस, फॉर एयर सर्कुलेशन भी अच्छा होना चाहिए। उसके जो भी रूम के साइजेस है, डूअर से, वो आपके रेशियो में बैठने चाहिए एज पर प्लानिंग, एज पर वास्तु के अनुसार भी प्लान होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। हर एक को वास्तु, एज पर वास्तु के लिए भी प्लान चाहिए गाइज। ओके, यहाँ पर ये भी एक अच्छा प्लान है गाइज, एक प्लान की सैम्पल कॉपी अच्छी तरह से बनाई गई है। यहाँ पर एंट्रेंस, फिर लिविंग रूम, किचन, बेडरूम। आज इमेजिन करना चाहिए आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी होनी चाहिए गाइज। ओके, कहाँ पर अच्छी दिखेगी, और एज पर एयर वेंटिलेशन, एज पर ओपनिंग्स, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉज, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। उसमें हर एक चीज़ के लिए डायमेंशन ज़रूरी है, उसके हाइट ज़रूरी है। ओके, सील लेवल, लिंटल लेवल, वो आपको एलिवेशन में, सेक्शनल व्यू में मिल जाएगा गाइज। ओके, ये हमारा पूरा है जो ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है गाइज, फुटिंग और कॉलम बीम्स, बीम्स आरसीसी प्रोवाइड किए गए। ओके, यहाँ पर लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टेयरकेस, जो भी डायमेंशन है गाइज देख लेना एक बार। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्लान्स थे हमारे, जो कि डिटेल प्लान, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शनल व्यू में आपको एक आइडिया मिल गई होगी कि एज अ साइट इंजन आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, आर्किटेक्चर आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक मेन चीज़ है गाइस, यहाँ पर जो भी नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपको दिखाना पड़ता है, नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है इन द प्लान। ओके, आपने अगर हमारा वास्तु के ऊपर का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइस। वास्तु के बहुत अच्छी तरह से हमने कहाँ पर कौन सी चीज़ होनी चाहिए वो हमने डिटेल में इसमें एक्सप्लेन किया है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। 3D व्यू आइसोमेट्रिक प्लान है हमारे, इसमें इसके ऊपर हमने सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की है। हमारी स्टडी रूम कहाँ पर, पूजा रूम, एंट्रेंस, बालकनीज, बेडरूम्स कहाँ पर होनी चाहिए, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइज।